मैं आप जैसी एक सभा में गया और यहाँ पे तो अलग अलग समाज के लोग बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ ज्यादातर अति पिछड़ा समाज के हमारे भाई बहन बैठे हैं, माताएं बैठी हैं। तो मैं एक समाज की मीटिंग में गया। अच्छा, आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा कि फलाना आदमी 25,000 करोड़ रुपए बैंक का लेके भाग गया। सुना किसी ने? अखबारों में आता है, आपने पढ़ा कि 10,000 करोड़ रुपए लेकर के मालिया भाग गया। सुना होगा, पढ़ा होगा, चर्चा भी की होगी। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने सारे अति पिछड़ा समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आपको मालूम है कि आपके समाज का कोई आदमी बैंक का 10,000 करोड़ रुपए लेकर के भाग गया हो? नहीं भागा। ऐसे में एक समाज की मीटिंग में गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके समाज का लोग कोई 10,000 20,000 को बैंकरों को लेकर के भागा? तो वो बोले नहीं भागा। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं भागा? तो वो बोले इसलिए नहीं भागा कि हमारा लोग बड़ा देशभक्त होता है, बहुत ईमानदार होता है। तो मैंने कहा ये बात गलत है। आपके समाज के कितने लोग हैं जिनको 10,000 करोड़ रुपए बैंक ने दिया है कर्ज का या लोन का? क्या आप बता सकते हैं? आपका कोई रिश्तेदार, आपका दोस्त, जान पहचान का, जिसको बैंकों ने 10,000 20,000 25,000 करोड़ का लोन दिया हो? दिया ही नहीं। वो सारा लोन किसको मिलता है? जो इस देश में 2-3 जो सवर्ण जातियां हैं उनको मिलता है और वो ही पूंजीपति बनते हैं और वो ही उद्योगपति बनते हैं। आपने अंबानी अदानी का नाम सुना होगा और अखबारों में एक आंकड़ा आता है कि इस देश का रुपए में 90 पैसा सिर्फ 3 लोगों के पास है और 3 पैसा बाकी 97 लोग जो है उनके पास है। अच्छा ये बताइए, यहाँ इतने ज्यादा समाज अति पिछड़ा समाज के लोग बैठे हैं, मेरे पीछे भी बैठे हुए हैं, क्या आपके समाज का कोई सुप्रीम कोर्ट में जज बना है आज तक? कोई नहीं बना। तो जज भी नहीं पता। जो बड़े बड़े 1,000 टॉप के अंबानी अदानी जैसे उद्योगपति पूंजीपति, उनमें भी आपके समाज का कोई नहीं है। लोन भी नहीं मिलता। किसी बड़े चैनल का मालिक कोई बन गया हो तो बताओ। ये हमारे शंभू जी है, ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, 1 करोड़ सब्सक्राइबर है, 1 करोड़ 5 लाख। लेकिन इतने मेधावी और प्रतिभावान होने के बाद भी ये किसी चैनल के मालिक नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? साथियों देखो, हमारा देश जो है, कोई कुछ भी कहता रहे कि इतना महान था, क्या था। कई हजार साल तक हमारे देश में जो व्यवस्था रही है वो जन्म के आधार पे ऊंच और नीच की व्यवस्था रही है। आपने मैंने किस जाति में जन्म ले लिया, इसके आधार पे कहा जाएगा कि ये बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है। और हजारों साल तक हमको जिस जाति में जन्म ले लिया उस जाति का ही काम करना पड़ेगा। मान लो मैंने अहीर जाति में जन्म ले लिया तो आज तो बाबा साहब का कानून है, संविधान है, कोई मुख्यमंत्री भी बन जाता है। लेकिन एक समय था अगर अहीर में जन्म ले लिया तो आपको भैंस का गोबर उठाना है और कोई काम नहीं कर सकते। आप कितने भी बुद्धिमान हो, आप कितने भी मेहनती हो, तो ये जो हजारों साल तक व्यवस्था रही उससे हमारे कुछ समाज जो है वो कमजोर हो गए, क्योंकि उनको धन नहीं रखने दिया जाता था, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। आपने एकलव्य की कहानी सुनी है? एकलव्य बिना गुरु के 3 चलाना सीख गया तो उसका मुंह काट दिया गया। तो वंचित जिसको कहते हैं, वंचना, हर अधिकार से इस देश के 90% लोगों को वंचित रखा गया। ना उनको पढ़ने लिखने दिया जाता था, ना संपत्ति रखने दी जाती थी, ना धन दौलत रखने दिया जाता था,
ना ऊंचे पदों में आने दिया जाता था। वो बैल की तरह होते थे, जैसे बैल होता है ना, सुबह से शाम तक खेत में काम करता है, शाम को उसको इतना खिला देते हैं कि वो जिंदा रहे, अगले दिन फिर काम कर रहे हैं। उसको कोई सैलरी नहीं मिलती ना, कोई तनख्वाह या कोई महीने का सैलरी मिलती है, नहीं मिलती बैल को। ऐसे ही 90% जो हमारा समाज था इस देश का, उसको सैलरी नहीं मिलती थी। साल के आखिर में फसल में थोड़ा बहुत इतना दे दिया जाता था कि उसका परिवार जिंदा रह जाए और खेत में काम करता रहे। तो ये जो व्यवस्था चली, इस वजह से हमारा देश कमजोर हो गया और कोई भी बाहर से आता था वो कब्जा कर लेता था। राजा कौन बनेगा, बादशाह कौन बनेगा, कभी आपसे पूछा? 1947 से पहले जब बाबा साहब का संविधान बना, उससे पहले कोई आपके आपसे पूछता था कि राजा कौन बनेगा इस देश का? आपसे कोई नहीं पूछता था। जिसके हाथ में तलवार की ताकत होती थी वो ही राज करता था। तो कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से आजादी लड़ाई, लेकिन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात ये भी तय करी कि जब देश आजाद होगा तब सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हो, सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? बराबर का दर्जा दिया जाएगा। उससे पहले पिछड़ों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। जब अंग्रेज भी राज करते थे तो जमींदार होते थे, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार होता था। जो पिछड़े होते थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। तो जब संविधान बनने की बात आई तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये काम बाबा साहब को दिया जाए, तो बाबा साहब बढ़िया संविधान बनाएंगे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो बराबरी का संविधान बनाया। हमारे आपके भी खुश होने शुरू हो गए, हम भी विधायक बनने के काबिल हो गए, हम भी वोट डालने के हमारे भी खुश हो गए कि कौन विधायक बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा भी एक वोट होगा। और जो जमींदार साहब होंगे ना, बड़का साहब, उनका भी एक ही वोट होगा। ये बराबरी बाबा साहब का संविधान लेकर के आया। लेकिन बाबा साहब ने जब वो संविधान देश को दिया तो वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। उस शाम को बाबा साहब ने कहा था कि देखो, वोट का अधिकार सबको मिल जाएगा और सब एक तरह से सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, उसमें सबकी राय ली जाएगी। लेकिन जो सामाजिक तौर पे ऊंच नीच है, जाति के आधार पे किसी को नीचा कहा जाता है, किसी को ऊंचा कहा जाता है, और हजारों साल से वो लोग जिनके पास धन रहा है, संपत्ति रही है, शिक्षा रही है, वो जो गैर बराबरी है, जब तक इस देश में वो खत्म नहीं होगी तब तक ये देश मजबूत देश नहीं बनेगा। तो उसके बाद कांग्रेस ने स्कूल खोलने शुरू किए, कॉलेज खोलने शुरू किए, और दलित पिछड़ों के बच्चे जो थे वो अफसर भी बनने लगे, आगे आने लगे, थोड़ा बहुत धन भी आने लगा हमारे पास। नहीं तो हमारे दादा परदादा जो थे उनके पास धन नहीं होता था, सिर्फ सुबह से शाम तक गाली खाई जाती थी। मेरी जाति के ऊपर भी चार कहावत बना दी जाती है कि इनमें दिमाग नहीं होता, इनके घुटने में होता है दिमाग, या हर जाति जो जिसको कहते हैं उनको ऊपर कहावत बना दी जाती है। लेकिन पिछले 70 साल में ये जो बाबा साहब का संविधान आया है, उसमें से हमारे में कुछ लोग ऊपर निकलने शुरू हुए। लेकिन जब ये संविधान बना था तो बीजेपी, आरएसएस, उनके लोगों ने एक बात कही थी कि ये संविधान को हम नहीं मानते क्योंकि इस संविधान में मनुस्मृति नहीं है। मनुस्मृति का नाम कितने लोगों ने सुना है? मनुस्मृति का नाम सुना है किसी ने? जिसने सुना है हाथ खड़े करें। बहुत कम लोगों ने नाम सुना मनुस्मृति का। हाँ जी, धन्यवाद। मनुस्मृति में ये था कि जिस जाति में जन्म लिया है सिर्फ वही काम कर सकते हैं, दूसरा काम करोगे तो आपका हाथ पैर काट दिया जाएगा। तो ये जो संविधान था वो मनुस्मृति के आधार पर नहीं, वो मानव बराबर है इसके आधार पर बना। तो आज भी दो ताकतें इस देश में काम कर रही हैं। एक तो वो पार्टी है आरएसएस, बीजेपी, जो ये चाहती है जन्म के आधार पर ऊंच और नीच रखा जाए, और
दूसरी तरफ की जो धारा है, जो राहुल गांधी जी जो लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि जन्म के आधार पे कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, सब बराबर हैं। और वो जातियां जो पिछड़ गई या अति पिछड़ा जो आपने लिखा हुआ है, इनको मुख्य धारा में यानी बराबर बनाना है ऊंची जातियों के। अब आपने देखा होगा, सपोज मेरे सामने खड़े हैं बड़े बड़े जो नेता हैं बिहार के, उनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? निशिकांत दुबे का बच्चा कहाँ पढ़ता है? इंग्लैंड में पढ़ता है। और भी ऐसे नेताओं के बच्चे हैं, रविशंकर प्रसाद जी, उनका बेटा भी कहीं विदेश में अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो भाई अगर वो भी भारतीय हैं तो हम भी तो भारतवासी हैं। हमारे बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही कि हमारे भी वैसे विदेश में वैसे विश्वविद्यालय में पढ़े? तो ये जो गैर बराबरी है, राहुल गांधी इसको खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी शिक्षा का मौका मिले अच्छी से अच्छी, चाहे वो विदेश के विश्वविद्यालय क्यों ना हो। हमारे लोग भी अदानी और अंबानी की तरह पूंजीपति बने, उद्योगपति बने। राहुल गांधी ने, सबने आपने सुना होगा कि देश की यात्रा की और हजारों किलोमीटर दूर वो पैदल चले। तो आपने इससे पहले महात्मा बुद्ध का कईयों ने नाम दिया। महात्मा बुद्ध पहले कहाँ रहते थे? राजकुमार थे और वो अपने महल में रहते थे। जब वो महल से बाहर निकले, आम लोगों का उन्होंने देखा, तो फिर वो दोबारा महल में नहीं गए, वो जंगल में रह गए। और उन्होंने कहा जब तक पूरी मानवता का दुख खत्म नहीं कर दूंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। राहुल गांधी भी जब हजारों किलोमीटर पैदल चले, आप जैसे हम जैसे लोगों से मिले, तो उनको एहसास हुआ कि इस देश के जो 100 में 97 पिछड़े लोग हैं, उनको उनकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिल रही। और राहुल गांधी जी ने ये प्रण कर दिया कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा कि मेरा जो ये इस देश का पिछड़ा समाज है उसको भागीदारी मिले, वो भी देश बनाने में, वो भी पूंजीपति बने, वो भी बड़ा बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज बने और सब जगह आए। तो उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा आप कल्पना कीजिए कि एक हवाई जहाज है और उस हवाई जहाज में 10 इंजन लगे हुए हैं। कितने इंजन लगे हैं? 10। एक हवाई जहाज में 10 इंजन लगे हैं। लेकिन पेट्रोल अगर एक इंजन में जाएगा और 9 इंजन में पेट्रोल नहीं जाएगा तो वो हवाई जहाज उड़ेगा नहीं ढंग से। और जिस दिन 10 से 10 इंजन में पेट्रोल चला जाएगा वो हवाई जहाज बहुत अच्छी उड़ान भरेगा। इसी तरह राहुल गांधी जी का मानना ये है जो 90% पीछे छूट गए, जो सामाजिक मनुस्मृति वाले कुव्यवस्था के चलते पीछे छूट गए, अगर उनको आगे जाना है, अपने धारा में जाना है, बराबर बनाना है, तभी ये देश जो है हमारा शक्तिशाली बनेगा, समृद्ध बनेगा, प्रबुद्ध बनेगा, ताकतवर बनेगा, खुशहाल बनेगा। तो ये देश को बनाने की लड़ाई है। 90% जब आगे निकल जाएंगे तो ये देश में पीछे नहीं रहेगा, देश भी आगे निकल जाएगा। और जब तक किसी भी देश से 100 में 90 पीछे रहेंगे तो वो देश भी पीछे रहेगा, आगे निकल नहीं सकता। तो राहुल गांधी जी की ये लड़ाई है। लेकिन जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं तुमको एक वोट का अधिकार दे रहा हूँ ताकि आप कम से कम राजा वोट बने, सरकार बने, इसमें आपकी भागीदारी बराबर की हो जाए। आज जो सरकार बैठी है और ये जो SIR नाम का उन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया पूरे बिहार में, वो मनुस्मृति को लागू करने का एक ऐसा कार्यक्रम है कि दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, इनका वोट भी काट दिया गया। मान लो आप में से 20 100 में से 20 का वोट काट दिया तो आपकी ताकत कम हो जाएगी और फिर वही मनोवाद जो पहले था वही हो जाएगा। और जिस तरह की जलालत, बेइज्जती पैदा हुई देश की आजादी के बाद, जब बाबा साहब का संविधान लागू हो गया, किस तरह की जलालत, बेइज्जती हमारे बुजुर्गों की दादा परदादा की होती थी, कैसे उनको मारी दी जाती थी, ठोकरें मारी जाती थी, इसका हमको एहसास नहीं। लेकिन इस चीज का डर है अगर दोबारा से मनुस्मृति लागू हो गई तो फिर से हमारे आगे आने वाले जो बच्चे यहाँ पे हैं इनके साथ वही जलालत और
वैसे ही उठाई पिटाई ठोकरें मारी जाएगी जैसे हमारे दादा परदादा के साथ होता था। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए हमें जो लड़ाई चल रही है इसमें जो इक्वलिटी यानी समता वाली ताकत, वो लोग जो ऊंच नीच वाली ताकत, उनके बीच में इस देश में लड़ाई चल रही है। और राहुल गांधी जी इस देश में समता, बराबरी, भागीदारी सबको मिले, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और अति पिछड़ों का अगर मैं विशेष तौर पे दो बात कह दूं कि राहुल गांधी जी से अति पिछड़ों के कई प्रतिनिधि मंडल में नहीं आए, और राहुल गांधी जी के मन में जो बात है वो ये है कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है तो वो भी अति पिछड़ों के साथ हुआ है। भाई शेड्यूल कास्ट को कुछ न कुछ रिजर्वेशन मिल गया, उनको एमएलए भी बन जाते हैं, उनकी सीटें रिजर्व होती है, शेड्यूल ट्राइब के एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं। लेकिन जो अति पिछड़ा समाज है, ना तो ये विधानसभा में आ पाते हैं, ना लोकसभा में आ पाते हैं, ना ही इनके ऊपर जो अत्याचार होता है, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो एससी एसटी एक्ट है, उनको अत्याचार होगा तो उसमें एक्ट लागू होगा। लेकिन अति पिछड़ा के खिलाफ अगर कोई अत्याचार करता है दबंगवाद में, तो कोई एक्ट भी नहीं है। तो अति पिछड़ा के लिए भी जैसे एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट है, एक्ट होना चाहिए। कल को कोई ऊंची जात का या दबंगवाद भी आपके साथ अत्याचार करे, आपको तंग करे, तो उस पर वही कानून लागू हो जाएगा एससी एसटी के वालों को तंग करने पे होता है। और आप लोगों के भी विधायक बने, लोकसभा में सदस्य बने, मंत्री बने, शिक्षा में आगे आए, ये सारी व्यवस्था के लिए राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और जब मनुवाद के खिलाफ कोई लड़ता है तो उसको गालियां मिलती हैं। पिछले कई साल से आपने देखा राहुल गांधी को बड़ी गालियां दी जाती हैं, उनके ऊपर एक के बाद एफआईआर कर दी जाती है। अभी वो दरभंगा में दलित शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों से मिलने जा रहे थे। अब ये कोई बात तो नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो मैं शेड्यूल कास्ट के किसी विद्यार्थी से मिलने जाता हूँ तो क्या गुनाह है, अपराध है? नहीं है ना। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर इस बात है मुकदमा दर्ज हो गया। तो राहुल गांधी जी दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, 38 मुकदमे में वो शख्स दिल्ली बेधर्म के लोग उसका सम्मान करने वाले बात करने आए, संसद की सदस्यता कैसे रखी गई, रोजाना लोग गाली देते हैं उसको, रोजाना उसको मारने की हत्या की धमकियां मिलती हैं, लेकिन वो फिर भी लगा हुआ है। तो मैं इससे कितना कहना चाहता हूँ कि एक आदमी हमारी लड़ाई लड़ रहा है और मैं समझता हूँ कि ये आखिरी लड़ाई है। अगर हमने उसका साथ नहीं दिया तो फिर ऐसा ना हो कि दोबारा से देश में संविधान खत्म हो जाए और मनुष्य की लागू हो जाए। इसलिए हमें राहुल गांधी का पूरा साथ देना है और ऐसी बातों को है कि हमारे बच्चे विदेश में जो पढ़े, हमारे बच्चे की आगे मांगी की तरह करोड़पति बने, सिर्फ ये भी करोड़ों बन के रह जाए, ये सब इंस्पेक्टर बन के रह जाए, मास्टर बन के रह जाए, हम क्यों नहीं उच्च स्थान में जाए? हमारे बच्चे या हमारे समाज के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, वहां के जज बने। तो ये सपना लेकर हमें चलना है और राहुल जी की क्यादत में इस सपने को हमें बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, आप सब कहता है इस कारण ने किया है कि इन अंधेरों में इतने क्षमा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए और एक किरण सच्चाई की अंधकार में खाली हुई रात मनोवादियों की सही, लेकिन सुबह हम सबकी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।